जो अमेरिका है वो बेसिकली इसराइल के बारे में ये कहता है कि अगर इसराइल ना बनता तो अमेरिका उसको दरियाफ्त करता है या बनाता खुद, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसराइल अमेरिका के लिए, ठीक है, और वो इतना ज़्यादा उसके इंटरेस्ट को कैरी करता है। तो क्या यही वजह है कि इस जो इसराइल है वो जो जितने भी अरब कंट्रीज़ ने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की या मुस्लिम कंट्रीज़ ने जाने की कोशिश या जिसने भी जाने की कोशिश की, वो भी उस सब को सर्वाइव करके आज तकरीबन 100 साल होने वाले हैं उनको, ठीक है, 70-80 साल से वो इस चीज़ को सर्वाइव कर रहा है और वो भी डोमिनेटिंग पावर बन चुका है कि उसको अब किसी से कोई ख़तरा नहीं है। कि ये भी अमेरिका के ही इन्फ्लुएंस की वजह से है। देखें, इसमें आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें यह है कि हमारी मेजॉरिटी किसी एक तरीके से सोचती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी कौम की सोच है सर्टन कि जी सुबह उठे, काम पे गए, शाम को आए, कहीं बाहर घूमने चले गए और सो गए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ मकसद होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुस्लिम कंट्रीज़ कितने हैं यहाँ पे दुनिया में? सिर्फ 56 हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज़ भी हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंडिया है जो कि हिंदुओं की जगह, ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, नहीं, नेपाल भी हिंदुओं के लिए, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, वो बुद्धिज़्म में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बात आती है ना यहूदियों की कोई प्लेस नहीं थी, एक सर्टन प्लेस जहाँ पे वो कह सके कि जी ये हमारा था या ये हम बिलोंग करते थे, सिवाय फ़लस्तीन के, ठीक है। जर्मनी में रहते थे, फिर उनको निकाल दिया गया, निकलना पड़ा वहाँ पे। बात कर रहे हो ना आप, ज़रा 2000 साल पहले की बात चलो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अब जाहिर सी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनकी पैदाइश होती है वो भी एक यहूदी घर में होती है, ठीक है। और वो क्रिश्चियनिटी जो है वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, उसकी दावत देते हैं। तो एक तो थोड़ा सा ये भी इसके अंदर फैक्टर शामिल हो जाता है कि यहूदियों को जो है वो थोड़ा सा उस टाइम पे ये प्रॉब्लम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। अगर मैं गलत ना हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मारिएगा मत। लेकिन हकीकत यही है कि एक तो वहाँ से एक चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, फिर वो अगर हम क्रिश्चियनिटी फेथ की बात करते हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं कि स्लेब पे लटकाया गया था, तो उसकी वजह से जो उनके क्रिश्चियंस के सेंटिमेंट टूवर्ड्स ज्यूज़ हैं वो बहुत हेटेड थे, ठीक हो गया। तो ये एक पीछे से एक सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा, जितनी मैंने रिसर्च की थी अपनी एक वीडियो बनाने के लिए, मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग मिली थी वो ये कि मुस्लिम टाइम में जब ये खिलाफत दौर आया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके, उसमें ये बड़े आराम और सुकून से रहे हैं, ठीक है। इनको किसी ने तंग नहीं किया। इवन के जो तुर्की का दौर था, तुर्क्स थे, ठीक है, पूरी दुनिया पे इनका 2/3 ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इनमें भी ये बल्कि आराम और सुकून से रहे हैं। एक शख्स था थियोडोर हर्जल के नाम का, ये उस बंदे की थ्योरी थी। अच्छा, उस बंदे की थ्योरी की वजह से ना ये शख्स जो था इसने लोगों को प्रमोट किया कि आएँ। अच्छा, अब यहाँ से तुर्कों को इन अंग्रेज़ों ने डिफीट करना था किसी तरीके से, बिकॉज इन लोगों की पावर थी, ठीक है। ब्रिटिश जो था उस टाइम पे पावर गेन कर रहा था, उसने तुर्कों को तोड़ना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये थियोडोर हर्जल जो है, जितने भी यहूदी पूरी दुनिया के थे, इसने जमा किया। इसने जमा करके उन लोगों को बोला कि आप माइग्रेशन करें, आपकी ओरिजिनल जो लैंड है, ठीक है। इवन जो प्रॉमिस्ड लैंड, अंग्रेज़ों ने ये कहा यहूदियों को कि आप वर्ल्ड वार 1 में हमारा साथ दें, ठीक है। आप लोगों पे बहुत मजालिम हो रहे हैं, आप हमें सपोर्ट दें, आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी है, तो वट एवर यू, आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो इन्होंने सपोर्ट की और एज प्रॉमिस्ड इन लोगों ने फाइनेंशियली उस वक्त वो रॉथस्चाइल्ड्स थे जो कि उस वक्त जिन्होंने सपोर्ट किया था, और बेसिकली सब कुछ ये तो इनका जो फिनेंशियल सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट सिस्टम, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, और इवन कि आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख लें तो आपको अंडरस्टैंड होगी इकॉनमी सिस्टम ये जिस तरीके से चला रहे हैं। अच्छा, वो वर्ल्ड वार 1 में इन लोगों को जब ये सपोर्ट मिली और उसके बाद इन्होंने एज प्रॉमिस जब इनको ये एरिया दे दिया, यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जो हम आपस में कर सकते हैं कि उस टाइम पे मुस्लिम वर्ल्ड ने एहतजाज भी किया और वर्ल्ड वार 2 भी आ गई, उस टाइम तक माइग्रेशन होना स्टार्ट होगी। फिर हम वो सोशल मीडिया पे नक्शे भी देखते हैं कि जी ये पहले फ़लस्तीन यूँ था, फिर ये इस तरह आने स्टार्ट हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1944 में ये हुआ कि आप ऐसा करें कि जी अब बहुत सारे इसमें सीजन्स भी हैं, ठीक है। तो 1944 में इन लोगों को कहा गया कि ऐसा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, सॉरी वो तो 48 में थी ना, यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली बोला गया कि आप जाके सर्वे कराएं। यूनाइटेड नेशन ने एक मैप दे दिया, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30% यहूदियों का, 70% फ़लस्तीनियों का था। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अरब ममालिक थे, इन लोगों ने अकेले यहूदियों पर, जिनकी अभी तक कोई भी सर्टन लैंड नहीं थी, उसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, अपना पुराना एरिया हासिल करने के लिए, मगर वो हार गए,
ठीक है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने उसको और ज़्यादा कैप्चर कर लिया, और ज़्यादा जब वो जीते हैं वो उन्होंने कैप्चर किया। अच्छा, इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर था, जाहिर सी बात है, जो पीछे से फैक्टर, दूसरा एक तो वो अपनी बका की जंग लड़ रहे थे, ठीक है। अब जब उनके पास था ही कुछ नहीं खोने को, उन्होंने जी जान लड़ाई, वो जीत गए। उसके बाद 67 में भी जंग हुई, आपके माशाल्लाह ज़िया उल हक साहब भी उस टाइम पे वहाँ गए हुए थे। हामिद मीर कितनी बार वो बात करते होते हैं कि जॉर्डन में उन्होंने क्या किया था। वो तो और चाहता था ना, वहाँ पे जब जॉर्डन में पैलेस्टीनियंस आए थे तो जॉर्डन के किंग ने इनको बुलाया था कि आप यहाँ पे अयूब खान के दौर में, तो ये गए थे, तो इन्होंने जाके बेसिकली एक जेनोसाइड था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने हिस्सा लिया था अगेंस्ट पैलेस्टाइन। तो बात ये करने की है कि आप एक तो अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने मज़ीद रिसर्च की, जब मैं 80s में आया, यासिर अरफात साहब आ चुके थे, PLO बन चुका था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है। अच्छा, PLO के हेड थे यासिर अरफात साहब, लेकिन फ़लस्तीन के अंदर की जो सियासी जमातें थी ना, वो फ़लस्तीन की बका के लिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी जितना वो आपस में पावर गेनिंग पे इंटरेस्ट थी, ठीक है। इस कमरे के ऊपर भी अगर एक बंदा पावर लेना चाहे ना तो बहुत सारी जंगें हो सकती हैं, वो तो एक फिर पूरा इलाका था। अच्छा, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया गया, ठीक है। उधर से ये सारी जंगें तो चल रही थी कि तू लेना है कि मैं लेना है, ये तो एक जंग चल रही थी। दूसरी साइड पे यहूदियों ने, ज्यूज़ ने या इसराइलियों ने एक जो काम किया, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया वक्त के साथ साथ। सबसे पहले तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग किया, एजुकेशन पॉलिसीज़, और जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसकी ट्रेनिंग वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि जी वो अपनी ख़वातीन को मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सी फिर थ्योरी है कि रियलिटी है, बट ये डॉक्टर्स रिसर्चेस तो हैं कि जैसे माँ बिहेव करेगी बच्चा भी वैसा ही होगा, ठीक है। तब से लेके उसके बाद वो ये चीज़ नहीं देखते कि बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे 3 ही अच्छे, ठीक है। 9-10 बच्चे पैदा कर रहे होते हैं वो, ठीक है। इवन एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी कि एवरेज इसराइली वुमेन प्रोड्यूस 9 बेबीज़ 10 बेबीज़, ठीक है, एवरेज इसराइली वुमेन, ठीक है, वो बच्चे पैदा कर रही है। ये मतलब इसकी इनकी एजुकेशन पॉलिसी, यहूदियों की, इसराइलियों की एजुकेशन। इसराइल से हम अगर बाहर में निकल आए तो जो भी जितने भी जो डोमिनेंट माइंड्स निकले हैं ना पिछले 100-200 साल में, आइंस्टाइन से लेके और इस तरह के बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट निकले हैं इसराइल से पहले भी जो निकले हैं, और आज भी ये जो टेक जायंट्स हैं या जायंट्स कंपनीज हैं उनके भी हैं, वो इसराइल नहीं, ज्यूज ज़रूर हैं, ज्यूज ज़रूर हैं। अच्छा, इसमें एक और भी था कि 1950s में जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था या 60s में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था, उनका कोई हॉलीडे था, तो हॉलीडे छुट्टी वाला हॉलीडे नहीं, हॉलीडे कोई मुबारक दिन जो था, तो उसमें उसकी नवासी ने उससे पूछा कि वाई आर यू नॉट गोइंग विद अस फॉर सेलिब्रेशन। उसने कहा मेरा काम सेलिब्रेशन नहीं है, आई एम बिजी इन अदर वर्क्स, मुझे अपनी कौम को तामीर करना है। वो इस तरह का कोई सियासी जुमला था उसका। तो वो प्रायोरिटीज सेट थी, उनको पता था आने वाला टाइम रिसर्च का है, आने वाला टाइम इन्वेंशन का है, तो सही टाइम पे सही दिमाग की जो उन्होंने खपत है वो लगाई है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को डिफेंसिवली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है। आज भी उनके जो मैट्रिक सिस्टम, वो तो आप जुनैद अकरम की जाकर वीडियो देख लें, आपको सारी बात जो है, उन बुक्स भी हैं उसमें भी आपको समझ आएगी, वो मैट्रिक सिस्टम में बच्चों को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वो साथ ये चीज़ें साथ में लेके चले हैं। आपने जब भी उनके ऊपर अटैक किया है आपने हमेशा मार खाई है। समझ से बाहर ये है कि क्यों खाई है आपने। आप तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आपकी इतनी सारी कंट्रीज़ में इतनी सारी आर्मी थी, फिर भी आपने मार खाई है। आपने कई बार पंगा लेने की कोशिश की है, लेकिन आप हमेशा से मार खाते हैं, और उन्होंने एक्स्ट्रा जो है ज़मीन पे कब्जे किए हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पे जो वॉर थी ना, उसको स्टार्ट जो बेसिकली करता था ना वो इजिप्ट करता था, या बेसिक उसमें जो मेन रोल प्ले करता था ना वो इजिप्ट करता था। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में हुआ था। इजिप्ट को ही अपने साथ मिला लिया जी, ठीक है। अब वो उनको अरब कंट्रीज़ को इतना ज़्यादा खतरा है ही नहीं बाकी अरब कंट्रीज से, तो ये तो होगी ठीक है। लेकिन जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, पिछले साल जो एक अटैक किया था गज़ा, उसको उन्होंने किया था हमास ने जो अटैक किया था पिछले साल एक, उसके बाद से जो हालात है कि बेसिकली जेनोसाइड चल रहा है। तो इसका एंड क्या देख रहे हैं आप? क्या ये कोई ऐसा मुआहदा होगा जिससे फिर वो ये सब रुकेगा, या ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि ये उनका जेनोसाइड का जो प्लान है ये कंप्लीट नहीं हो जाता? मेरे देखने में तो जेनोसाइड का प्लान जब तक कंप्लीट नहीं होता वो नहीं हटते। पहली बात ये है। अच्छा, इसमें फिर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लाना ही नहीं चाहता, ठीक है। जो पेशीन गोइयाँ हैं, डॉक्टर इसरार की वीडियोस दिखाई जाती हैं, वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। वो 100% ठीक भी साबित होना, हमारा अभी वो बात हम नहीं कर रहे मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम देख रहे हैं एक वक्त जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो वो अब जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं, पिछले 7-8 महीने हो गए, पहले कुछ दिनों की झड़प होती थी, मामला रुक जाता था, सॉर्ट आउट हो जाता था, जंग बंदी हो जाती थी। इस बार जो झड़प चल रही है, जो आपका मुस्लिम कंट्रीज़ का जो रोल है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, ठीक है। एक टाइम था जब ईरान जो था वो तड़ी लगा रहा होता था, ठीक है, बैक्ड बाय पाकिस्तान,
ठीक है, बैक बाय अदर कंट्रीज़। इस टाइम ना आपका सऊदीया जो है वो कुछ कर रहा है, ठीक है, इवन आपका जो अर्तुगरुल बैक्ड कंट्री टर्की, ठीक है, और आप वो इस वक्त भी उनके साथ ट्रेड कर रहा है इसराइल के साथ। क्या नाम है उसको, हम क्या कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन है जो आपका रजब उर्दगान, तैयब उर्दगान, ही इज़ डूइंग नथिंग, ही इज़ डूइंग नथिंग। या तो वो फिर जब कर ही कुछ नहीं रहा तो ट्रेड ही करनी है ना सर, ठीक है। आपकी जो आवाज़ है वो सिर्फ स्टेटस की हद पे है, ठीक है, आपकी आवाज़ फिर जिसको दिल में दर्द, हमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है, व्हाट वी कैन डू। ये इसीलिए तो सब चुप बैठे। अगर एक यहाँ पे मैं हमजा को उठा के इधर आपकी जगह पे बिठाऊं, ठीक है, वो आपको बिजनेस की थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझाएगा। ऑल द बिजनेसेस आर ड्रिवन बाय द माफियाज, ठीक है। आप पकोला लेके आओ, आपको नहीं इंडोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कहते हो जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट लाए जाएं, इसराइली बैग प्रोडक्ट्स ना लाई जाएं। आप सर जो मर्जी कर लें, आप अपने घर की शॉपिंग ना करें, ठीक है। आपके कंट्री से वो क्यों नहीं रिमूव हो रही? द थिंग इज बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द माफिया। This is all controlled by the chains, ठीक है। So this is how it is working. So we need to raise a voice. और डॉक्टर साहिल डॉक्टर तो नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर थ्योरीज प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनकी इकोनॉमी को रोक दें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में अभी भी आ सकती हैं। मेरे ख्याल में तो उनकी इकोनॉमी सिर्फ इस चीज़ पे नहीं चलती, लेकिन जो मेरे ख्याल में इसका जो एंड है ना, वो सिर्फ कोई डील है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को इसराइल के साथ करनी पड़ेगी इस वक्त। अगर नहीं करते तो ये चाहे एक उनकी पहले तो ये कि चीज़ों का बाइकआउट जो है ना, वो कोई भी मुकम्मल बाइकआउट नहीं होगा, ना हो सकता है, ठीक है। अब किस किस चीज़ का बाइकआउट करेंगे आप, ठीक है। आप कह रहे हैं कोका कोला का बाइकआउट कर दें, भाई कर दें, KFC का कर दें, ठीक है। फेसबुक का बाइकआउट करें, ट्विटर का करें, उसका करें, आप व्हाट्सएप का बाइकआउट करें, हर चीज़ का। ये आपके मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, ये भी उधर से ही आ रहे हैं, ठीक है। सब हर चीज़ का आप बाइकआउट करेंगे, आप यहाँ पे क्या क्या लेके बैठे रहेंगे? कुछ भी नहीं, आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ बन के वहीं से आ रहा है। जो भी आपकी जायंट कंपनीज हैं, माफियाज हैं, उनके हेड तो ज्यूज हैं। नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं हम, कर देते हैं सबका बाइकआउट। अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। आपकी नीयत है बाइकआउट करने की, आपकी भी मेरी भी बाइकआउट करने की नीयत है। जो हमें अल्टरनेटिव दें। आपकी अभी बात करके हटाऊं कि जो पीछे से सप्लाई चेन है ये ड्रिवन बाय माफिया है, तो उसमें फिर अब जब आप कहेंगे कि अच्छा ये वाला फ़ोन जो है मैंने यूज़ ही नहीं करना, ये मैं फेंक रहा हूँ, ये इसराइली फ़ोन है, अच्छा अब मैंने ये वाला फ़ोन यूज़ करना है, ये पाकिस्तानी फ़ोन है, आपको ये जब मिलेगा ही नहीं मार्केट से, नहीं मिलेगा। इसके स्पेयर पार्ट्स तो चाहे जितना मर्जी पाकिस्तानी है, इसके पार्ट्स वहीं से आएंगे। जिस कंपनी का हेड यू होगा, आपका सारे का सारा स्पेयर पार्ट, आपके इसके अंदर की एप्स, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव, फेसबुक का अल्टरनेटिव, सब कुछ पाकिस्तानी हो, आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। यही तो मैं वर्ज कर रहा हूँ, दे ड्रिवन बाय द माफिया। द थिंग इज यू नीड टू हैव अ डील फॉर सर्टेन ब्लॉकेज, अदरवाइज जिनोसाइड से पॉपुलेशन रिड्यूस होगी। फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ख्याल में। ये जो है ना, ठीक है, करना चाहिए, करें, आप करके देख लें, लेकिन एट द एंड आपको उनके साथ डील से ही बात करनी पड़ेगी। बाय फोर्स आई थिंक आप इस वक्त जो है ना उसको नहीं डिफीट कर सकते, इजराइल और अमेरिका, और क्योंकि वो सब एक ही चीज़ है। यू कैन नॉट कंट्रोल। हाँ, अगर आप एक स्टैटिक इन्वायरमेंट में अपनी ज़ात पे काम करें तो यस यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, बट इट विल टेक सम टाइम, 100 years ऑलमोस्ट, जिस जगह पे हम